आज की कक्षा में आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं जो कि हमारा चला हुआ था। आज हमारा जो शब्द के भेदों का वर्गीकरण चल रहा था उसको हमने कितना पढ़ा था कि 4 भागों में पढ़ा था। किस आधार पर पढ़ा था कि 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार से उसके भेदों का वर्गीकरण किया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि पहला जो भेद था वो क्या था कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। के आधार पर शब्द के भेद पढ़े हमने। क्या पढ़े? शब्द के भेद, जो कि कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिनके बारे में हमने वर्णन किया था कि 5 कौन से होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और आपका आता है अंतिम जो आता है वो आता है आपका संकर शब्द। कौन सा आता है? संकर शब्द। बच्चों ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, पूर्ण रूप से इसको कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ आपके सामने, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, तो ध्यान से देखें। तो ये थे हमारे 5 प्रकार के शब्द के भेदों का वर्गीकरण जो कि हमने पढ़ लिया था। दूसरा जो था रचना के आधार पर। किसके आधार पर? दूसरा पढ़ा हमने किसके आधार पर? रचना के आधार पर कहें या बनावट के आधार पर, संरचना के आधार पर कहें या व्युत्पत्ति के आधार पर कहें। तो रचना के आधार पर हमारे शब्द के भेद कितने थे? तो रचना के आधार पर शब्द के भेद थे बच्चे हमारे, कितने थे? 3 माने गए हमारे। कितने माने गए? 3 माने गए। बच्चों एक बार वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को शेयर करें ताकि उनको देखने वालों का भी ज्ञान बढ़ सके और आपका भी लाभ हो सके। वीडियो को अवश्य देखें, पूरा देखें। तो जो 3 प्रकार के भेद बने, दोबारा विषय पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो 3 प्रकार के जो हमारे भेद बने वो क्या क्या थे हमारे? कौन से आए? रूढ़ शब्द आए हमारे, यौगिक शब्द आए, और तीसरा आया हमारा योग रूढ़ शब्द। कौन सा आया? योग रूढ़ शब्द। बच्चे रूढ़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? रूढ़ के बारे में हमने पढ़ा था कि जिनका अपना निश्चित अर्थ होता है, जो क्षेत्रीय भाषा से आए होते हैं, उन्हें क्या कहा गया था? जो मतलब जिन्होंने अपना ही रूप, जिन्होंने जो शब्द परंपरा से खंडों से विभाजित नहीं किया जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो रूढ़ शब्द थे। और जो यौगिक शब्द थे हमारे वो कौन से थे? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल जरूर था, लेकिन क्या था कि दोनों शब्दों का क्या था? खंडों को विभाजित करें तो उनका अपना अपना विशेष अर्थ भी था और जुड़कर भी कोई विशेष अर्थ था, किसी तीसरे की तरफ कोई अर्थ नहीं जा रहा था। और इसमें क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जो हमारे संधि शब्द हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, इन सभी के उदाहरण किस में आएंगे? हमारे यौगिक शब्दों में आएंगे। और जो हमारे समास था, शब्द निर्माण की 4 प्रकार की प्रक्रिया थी, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय जो थे हमारे 4 प्रकार से शब्द निर्माण होता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि शब्द निर्माण के समय सिर्फ समास के बहुब्रीही समास को छोड़कर जो बाकी जितने समास हैं, और समास, संधि, आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इन सभी के उदाहरण आपके किस में आ जाएंगे? यौगिक शब्दों में। अब मैंने कहा कि यौगिक शब्दों में आएंगे ये सारे उदाहरण। अब बात करते हैं योग रूढ़ की। योग रूढ़ में कौन से आएंगे? बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण होंगे वो आपके योग रूढ़ शब्द होंगे। क्या होंगे? योग रूढ़ शब्द होंगे। तो हम कह सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या होगा? हो तो का 2 या 2 से अधिक शब्दों का जोड़। लेकिन क्या मुख्य बात रहेगी? मुख्य बात ये रहेगी दोस्तों, इसमें मुख्य बात ये रहेगी बेटा इसमें कि जो विशेष अर्थ देगा हमें, किसी तीसरे का अर्थ हमें विशेष मान्य कर रहा है, वो हमारे कौन से हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। आज बात करते हैं अर्थ के आधार पर शब्द की, जो कि हमारा तीसरा प्रकार है। कौन सा? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो लगभग ये जरूरी भी होता है और नहीं भी कह सकते, लेकिन ज्ञान होना तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है बच्चे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद रहेंगे आपके, कितने होंगे? 2।
अब ये तो हम अवश्य जानते हैं कौन से होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं, किस लिए आते हैं, उसके बारे में आज सीखेंगे। क्या सीखेंगे आज हम, देखिए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि अर्थ के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो कितने होते हैं और क्यों होते हैं। तो शब्द के आधार पर हमारे भेद होते हैं बच्चों दो। कौन थे? पहला तो होता है हमारा सार्थक शब्द और दूसरा होता है हमारा निरर्थक शब्द। कौन सा होता है? निरर्थक शब्द। कौन सा आ गया हमारा? सार्थक और निरर्थक शब्द। अब हमारा सार्थक शब्द क्या कहता है और निरर्थक शब्द क्या कहता है, देखिए। सार्थक और निरर्थक दोनों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अगर इनको तोड़ें तो सार्थक में हमारा आ जाता है सयोग में आर्थक। क्या आ गया? सयोग में आर्थक। और यहाँ पे आ जाता है आपका निर्योग में आर्थक। तो जो ये बात हमारे सामने आई, स का अर्थ क्या होगा? सहित या साथ में, सहित या साथ में। और निरर्थक का निर का अर्थ क्या होगा बच्चे? निर का अर्थ होगा के बिना या रहित। क्या हो जाएगा? के बिना या रहित। अब जो ये आया है कि यानी कि कह सकते हैं कि जिनका अर्थ साथ में है वो सार्थक शब्द, और जो बिना अर्थ के हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे? वो क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे? वो हो जाएंगे निरर्थक शब्द। तो ये हम पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होते हैं। अब ये बात जब हमने पढ़ी सार्थक और निरर्थक के बारे में, तो देखिए बात यहाँ उठती है। अब सार्थक शब्द किससे बनता है? अगर शब्द की बात करें, शब्द की बात करें तो शब्द किससे बनता है? शब्द होता क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का, परिभाषा पर ध्यान देना, वर्णों का सार्थक योग, वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब देखिए हम जानते हैं कि जिसका अर्थ होता है, और परिभाषा कह रही है कि सिर्फ सार्थक होते हैं, निरर्थक अर्थ कोई होता ही नहीं है। जो निरर्थक अर्थ होता है वो कोई शब्द होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम भाषा में इसको प्रयोग करते हैं। तो हमारा प्रश्न जो होता है, हमारा प्रश्न जो उठता है वो होता है कि हिंदी में निरर्थक शब्द आए ही क्यों? कहाँ से इनका प्रयोग शुरू हो गया? बच्चे ये बात किताबों में आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ हमें इतना बताया जाता है कि शब्द के जो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो दो होते हैं। कौन से होते हैं? सार्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता हमें किताबों में कि क्यों होता है हमारा निरर्थक शब्द, कहाँ से आया हमारा निरर्थक शब्द। अब देखिए पर जो हमारा क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है, वो कहाँ से उठता है? हमारा प्रश्न जो उठता है हमारा वो उठता है कि निरर्थक शब्द आए कहाँ से, क्यों इनका हम भाषा में प्रयोग करते हैं। देखिए जब हम भाषा को शीघ्रता से बोलते हैं, किससे बोलते हैं? शीघ्रता से बोलते हैं, तो क्या होता है? हम जल्दी से जल्दी बोलने की पूरी कोशिश करते हैं, और उसके साथ में जो हमारे शब्दों का हेर फेर होकर जो हम साथ में शब्द जोड़ देते हैं वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो अब बात करें कि निरर्थक शब्द यानी कि कह सकते हैं, अब जैसे हमारे बात ही ले लेते हैं आपस की बातों में, कोई घर आता है या हम किसी के घर जाते तो हम कहते हैं चाय वाय पी कर जाना भाई, ऐसे मत जाना। जो हमारी खाना वाना खा लिया, आप आए थे, कितनी देर लेटे हैं, बैठे हैं, ऐसी बातें करके हम जरूर कहते हैं चाय वाय तो पी कर जाओगे। जो हमारी ये बात आती है कि चाय वाय पी कर जाओगे, खाना वाना खा लिया, इधर बैठे हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं और भाई पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी, है ना, दाल वाल बना ली क्या, नहीं बनाई है। ये जो हमारे शब्द आते हैं, जो हमारे शब्दों का आवरण होता रहता है, जो हम शीघ्रता से बोलने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने शब्दों के साथ किसी अन्य शब्द को जोड़ लेते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, अब सार्थक, और यहीं से हमारी जो सार्थक परिभाषा होगी और निरर्थक शब्द की परिभाषा होगी वो क्या निकलती है। देखिए सार्थक शब्द क्या होंगे? सार्थक शब्द होंगे बच्चे वो शब्द जिनका एक तो अपना अर्थ हो, जिनका अपना
अर्थ हो और क्या हो, तथा अकेले भी प्रयोग में लाया जा सके, तथा उन शब्दों को यानी कि सार्थक शब्दों को अकेले में भी, यानी कि सिंगल बात करें उनकी, अगर अकेला लिखें तो भी उसका अर्थ होना चाहिए, अकेले प्रयोग में लाया जा सके, वो क्या होंगे हमारे, वो होंगे हमारे सार्थक शब्द। अब आगे बात करें निरर्थक शब्दों की, किसकी, निरर्थक शब्दों की, तो निरर्थक शब्द बिल्कुल इसके अपोजिट जाएगा, क्या होगा, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, अगर निरर्थक शब्द साथ ना लगे तो भी काम चल जाता है, कोई अर्थ नहीं होता तथा उन शब्दों का अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता, तथा निरर्थक शब्दों का अकेले प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बच्चे आपके निरर्थक शब्द, क्या कहलाएंगे, निरर्थक शब्द। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, कुछ निरर्थक शब्द लिखूंगे एक साइड और एक साइड लिखेंगे हम सार्थक शब्द। कौन से शब्द, सार्थक शब्द। अब देखिए मैंने कहा चाय, चाय के साथ क्या बोलते हैं भाई, सॉरी ये इधर आएगा भाई, सार्थक और निरर्थक शब्द, क्योंकि बोला तो इसी तरह जाता है ना, चाय वाई, दाल वाल, पढ़ाई बढ़ाई, पढ़ाई वढ़ाई, रोटी वोटी, ठीक है, खाना वाना, पीना वीना हो गया। अच्छा इधर उधर चल रहे हैं, ये तो बिल्कुल सार्थक हो गया। ये थे हमारे सार्थक और निरर्थक शब्दों का जो हमारा अंतर आया था। अब बात करते हैं जो हमारा मुख्य बिंदु आता है, चौथा जो प्रकार आता है वो क्या आता है। जो हमारा चौथा प्रकार आता है बच्चा बड़े ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सिर्फ आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या आता है और क्या नहीं आता। इसका पूरा वर्णन हम अगली वीडियो में करेंगे, जरूर करेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो आता है जो हमारा वो होता है विकार रूप के आधार पर, विकार रूप परिवर्तन के आधार पर कहें, रूप परिवर्तन के आधार पर कहें या बदलाव के आधार पर कहें, तीनों का अर्थ सेम है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, क्योंकि पर्यायवाची क्या होते हैं, जिनका अर्थ समान होता है और इनका अर्थ समान है। बदलाव के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं बच्चों, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन से होते हैं, तो विकारी और अविकारी होते हैं। कौन से होते हैं, विकारी। अब देखिए विकार को तो हमने पढ़ लिया कि विकार का पर्याय क्या होता है, रूप परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। यानी कि अगर बात करें इनके बारे में तो विकार क्या हो जाएगा, जिसमें बदलाव होता है। क्या होता है, जिसमें बदलाव होता है। और अविकारी क्या होगा, जिसमें बदलाव नहीं होता। क्या होगा, जिसमें बदलाव नहीं होता। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे विकारी और अविकारी। अब देखिए बात आती है कि कौन से शब्द विकारी होते हैं और कौन से शब्द अविकारी होते हैं। इनके आधार पर अगर बात करें तो देखिए क्या होता है कि जो शब्द परिवर्तन यानी कि शब्द बदलाव की प्रक्रिया होती है। देखिए यहाँ पे मुख्य बिंदु जोड़ रही हूँ मैं, ध्यान से देखिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें साथ में, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको स्टडी के जो पॉइंट देना चाह रही हूँ वो आपको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। तो आगे बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे शब्द परिवर्तन की, किसकी, शब्द परिवर्तन की कितनी इकाइयाँ होती हैं, शब्द परिवर्तन की इकाई होती हैं बच्चे 4। कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अब कौन सी होती हैं, पहली होती है लिंग के आधार पर, दूसरा होता है बच्चे किसके आधार पर, वचन के आधार पर, और तीसरा होता है आपका काल के आधार पर, और चौथा होता है बच्चे
कारक के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि विकारी शब्दों में इनका प्रयोग होगा, क्योंकि बदलाव तो इन्हीं के कारण हो रहा है। तो विकारी शब्दों की परिभाषा क्या चली जाएगी कि जिनमें लिंग वचन काल कारक के कारण परिवर्तन होता है वो क्या होंगे, हमारी विकारी शब्द होंगे। और अविकारी, अविकारी पहली बात तो सीधा सा अर्थ निकला कि बदलाव होता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है कि उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना लिंग के कारण, ना वचन के कारण, ना किसी काल और कारक के कारण होगा। कोई परिवर्तन इनमें नहीं होगा। वो क्या होंगे, आपके अविकारी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है, अव्यय शब्द कहा जाता है। तो जो यहाँ का टॉपिक है ये अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।